के बीच की परिसीमा मात्र है। दार्शनिकों का यह सदन कथन का के ऊपर कथन ख को वरीयता देगा। हमें इस सदन में यह साबित करना है कि वर्तमान अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच की परिसीमा है, और इस चीज को खारिज करना है कि वर्तमान स्वयं के भीतर समस्त अस्तित्व को समाये हुए है। सबसे पहले अगर इस चीज का खंडन किया जाए कि वर्तमान स्वयं में समस्त अस्तित्व को समाये हुए है, तो कैसे नहीं समाये हुए है? क्योंकि अस्तित्व वो है जो एक बार हो जाता है। एक बार कोई चीज दुनिया में आई, हम दो टर्म में अपनी स्पीचेस को डिवाइड करेंगे। एक हम व्यवहारिक रूप में बात कर रहे हैं और एक हम दार्शनिक रूप में बात करेंगे। जब हम व्यवहारिक रूप में बात कर रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि एक बार किसी का अस्तित्व हो गया, इसका मतलब वो वर्तमान में ऐसा है कि वर्तमान में वो अभी नहीं है। मतलब अस्तित्व तो था, उसका अस्तित्व था, एग्जिस्टेंस था, लेकिन वर्तमान में नहीं है। कैसे नहीं है? कि डायनासोर अपने आप में एक टाइम पे थे, लेकिन वर्तमान उन्हें समेटे हुए नहीं है। या बहुत सारे जीव जंतु, आज जब हम बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं तो कहते हैं कि 73% ऑफ बायोडायवर्सिटी आज पृथ्वी से समाप्त हो गई है। तो हम इसमें यह कहने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब थी तो, एग्जिस्टेंस तो था, लेकिन जो वर्तमान है वो उसे समेट नहीं पाया। मतलब भूतकाल उसे समेटे हुए था, वर्तमान नहीं उसे समेट पा रहा है, वर्तमान उसको नहीं समेट पा रहा है, भूतकाल उसे समेटे हुए था। और जब हम बात करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आगे आएंगी, तो उसको भविष्य समेटे हुए हैं, लेकिन वर्तमान समेटे हुए नहीं है। तो इस तरीके से हम यह कहते हैं कि भूतकाल भी कुछ चीजों को समेटे हुए है, वर्तमान कुछ चीजों को समेटे हुए है, और भविष्य भी कुछ चीजों को समेटेगा। तो ये जो कथन है कि वर्तमान स्वयं में समस्त अस्तित्व को समेटे हुए, तो समस्त अस्तित्व को नहीं समेटे हुए, कुछ अस्तित्व को समेटे हुए। ठीक है। अब जब हम अपने इंस्टेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बीच की परिसीमा है। मतलब कल जो आएगा, जो नहीं आया है, और आज जो है, उसके बीच उस इन दोनों चीजों को जो अलग कर रहा है वो वर्तमान है। मतलब कल जो चीज आएगी, आज वो चीज नहीं आई है, और वो चीज नहीं आई है, क्यों नहीं आई है? क्योंकि वर्तमान उसे अलग कर रहा है। कल जो चीज आएगी और अभी जो चीज है, इन दोनों चीजों को वर्तमान अलग कर रहा है। अब हम इसको दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में अद्वैत वेदांत की जब हम बात करते हैं तो तीन प्रकार की सत्ताओं की बात की जाती है: प्रतिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। ठीक है। अब जब हम वेदांत में देखते हैं तो एग्जिस्ट क्या है? मतलब एग्जिस्ट वो जो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट। हम अब फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, व्यवहार की बात वो अलग पैराडाइम था। जब हम फिलॉसफी में बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि एग्जिस्ट सत्य करता है, एग्जिस्ट करता है सत्य, और जो एग्जिस्ट नहीं करता है वो है भ्रम। तो हम भ्रम और सत्य की बात कर रहे हैं। मतलब एग्जिस्टेंस है सत्य, नॉन एग्जिस्टेंस है भ्रम। ठीक है। अब जब यहां कहते हैं, ये कह रहे हैं कि वर्तमान स्वयं में, स्वयं के भीतर समस्त अस्तित्व को समेटे हुए है। वर्तमान अपने आप में अस्तित्व का है सत्य, वर्तमान अपने आप में सत्य को नहीं समेटे हुए है, क्योंकि सत्य वह है जो तीनों कालों में एक है, वह सत्य है। सत्य अपने आप में तीनों चीजों को समेटे हुए है, उल्टा है। सत्य अपने आप में वर्तमान, भूत और भविष्य को समेटे हुए है, लेकिन वर्तमान उसका एक हिस्सा है, वो समेटे हुए नहीं है। ठीक है। तो मतलब जब हम यहां पर सत्य की बात कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि वर्तमान सत्य को नहीं समेटे हुए, सत्य के अंदर वर्तमान आता है। ठीक है। अब जब हम अपने परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे साबित करते हैं कि वर्तमान अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच की परिसीमा मात्र है। मतलब जो वर्तमान है वो भ्रम और सत्य के बीच की सीमा है। अब सत्य है परमार्थिक सत्ता, हम सब व्यवहारिक सत्ता में हैं।
हम सब व्यवहारिक सत्ता में हैं और उस पारमार्थिक सत्ता में जाना चाहते हैं, मतलब मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। और ये जो भ्रम है और जिसकी हम प्राप्ति करना चाहते हैं, मतलब सत्य की, इन दोनों को अलग कौन कर रहा है? इन दोनों को अलग कर रहा है वर्तमान। आप वर्तमान में है, इसलिए आप व्यवहारिक सत्ता में, पारमार्थिक सत्ता में नहीं है, क्योंकि आप वर्तमान में है। अगर आप पारमार्थिक सत्ता में चले जाएंगे, मतलब आप तीनों चक्रों के ऊपर चले जाएंगे। आप अगर चक्र में हैं तो आप सत्य में नहीं हैं, आप भ्रम में हैं। ठीक है, तीन अवस्थाएं होती हैं, अतिसुप्त, सुप्त और जागृत। जागृत है पारमार्थिक, आप अतिसुप्त है सपना। सपने में भी आपको लगता है कि चीजें सत्य हैं, लेकिन वो होती नहीं है। तो इसकी क्या गारंटी है जो आपको अभी लग रहा है सत्य है? इसकी क्या गारंटी है कि सत्य है? इसलिए सत्य नहीं है, यह भ्रम है। सपने में भी आपको लगता है कि यह सत्य है, सपने में भी आपको डर लगता है, लेकिन वो सत्य नहीं होता है, वो होता है भ्रम। सत्य कभी भी कालों में नहीं होता। जो कालों से परे होता है वह सत्य होता है। अब हम दार्शनिक हैं, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जीवन को बेहतर बनाया जा सके, मनुष्य जीवन को बेहतर बनाया जा सके। मनुष्य जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाएगा? मनुष्य जीवन को बेहतर तब बनाया जाएगा जब हमारा गोल है मोक्ष। जब आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, यही मानव का लक्ष्य है, तो मनुष्य जीवन कैसे बेहतर कब बनेगा? जब आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। और मोक्ष की प्राप्ति आप कैसे करेंगे? अगर आप ये मान लेंगे कि वर्तमान स्वयं में अस्तित्व को समेटे, मतलब वर्तमान ही सत्य है। अगर आप ये मान लेंगे कि वर्तमान ही सत्य है, तो जिसकी आपको प्राप्ति करनी है, मतलब अगर आप व्यवहारिक सत्ता को ही मान लेंगे ये सत्य है, तो जो हकीकत में सत्य है, पारमार्थिक सत्ता, उस तक आप कैसे पहुंचेंगे? इसलिए हम किसकी बात कर रहे हैं? हमें मानव का कल्याण करना है, मानव को मोक्ष तक पहुंचाना है। इसलिए जो हमारा पैराडाइम है, हम अपने पैराडाइम में इनका पैराडाइम अगर मान लेंगे, तो हम ये मान लेंगे कि वर्तमान स्वयं में समस्त अस्तित्व को समेटे हुए है, मतलब अस्तित्व को, मतलब सत्य को समेटे हुए है, मतलब वर्तमान ही सत्य है। अगर हम वर्तमान को ही सत्य मान लेंगे, मतलब हम व्यवहारिक सत्ता को ही सत्य मान लेंगे, तो पारमार्थिक सत्ता तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब हमारे पैराडाइम में कैसे है? हम कह रहे हैं कि वर्तमान अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच की परिसीमा है, मतलब वर्तमान सत्य और भ्रम के बीच की परिसीमा है। और जब आप इस भ्रम को ओवरकम कर लेंगे, व्यवहारिक सत्ता में पारमार्थिक सत्ता में चले जाएंगे, तब आप सत्य की प्राप्ति कर लेंगे। तो इनके पैराडाइम में जीवन एक, मतलब ठीक है, 3, 2, 1 सदन गिरिमा मोदे साधन नमन। वर्तमान स्वयं के भीतर समस्त अस्तित्व को समेटे हुए है, कथन कै है। कै बोल रहा है वर्तमान अस्तित्व एवं जो नॉन एग्जिस्टेंट है के बीच की बाउंड्री है और दार्शनिकों का सदन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान का समय है। सबसे पहले वर्तमान के अंदर दर्शन का विकास हुआ है और दर्शन एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच पे भी गया है। जैसा हमारा पक्ष दो पैराडाइम क्रिएट कर रहा है, वो व्यवहारिकता और दर्शन को अलग कर रहा है, जो रियलिटी में नहीं है। दर्शन व्यवहारिक भी है, हम प्रूव करेंगे हमारी डिबेट में। हम जो भी बातें करेंगे दर्शन और व्यवहारिकता को एक साथ लेके उस चीजों पे जाएंगे। अब देखिए महोदय, समझने की आवश्यकता है। जब हम दर्शन की बात करते हैं, दार्शनिक कौन होते हैं? जो दर्शन के विविध पहलुओं का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसी को अब एग्जिस्टेंस को जो है सूक्ष्म लेवल पर जानते हैं। आप केवल जो है आप दार्शनिक हैं, आम व्यक्ति नहीं है कि आप देखेंगे एक कुर्सी बन गई, ये सब चीजें नहीं। आप चीजों को माइनर लेवल पे, जो उसका कारण है, जहां से वो निकल के आ रही हैं, आप उनको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इस बात को समझने की आवश्यकता है। समस्त अस्तित्व क्या है? जो हमारा पक्ष बता के गया कि एक बार हो जाता है वो अस्तित्व है, नहीं है। वो एक बार हो जाना अस्तित्व कैसे है? अब आपकी पूरी डिबेट इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि भाई इल्यूजन है, तो क्या इल्यूजन हो गया तो वो सत्य हो गया, एग्जिस्टेंट हो गया? कैसे हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इल्यूजन अपने आप में क्या है? जो कभी हुआ ही नहीं, केवल भ्रम था। भ्रम क्या है? जो केवल आपको आभास हुआ, और आभास हो कैसे गया? ये तो अपने आप में चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, पहली बात। तो यहां पर समझने की आवश्यकता है अस्तित्व क्या है।
मोदी डिकंस्ट्रक्ट करते हैं वस्तुओं को। अस्तित्व है सूक्ष्म लेवल पर किसी भी चीज के अंदर जिससे वो मिलकर बनती है, और सभी चीजें इस संसार में जो भी एग्जिस्ट करता है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। उसके अंदर दो की पोटेंशियलिटी होना आवश्यक है, वो है पुरुष और प्रकृति। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इस बात को समझिए। पुरुष हमारे लिए है कॉन्शियसनेस, जिसको हम लाइट बात कर रहे हैं, चेतना की बात कर रहे हैं। प्रकृति हमारे लिए क्या है, प्रकृति हमारे लिए नेचर नहीं है, हम प्रकृति को मैटर के तौर पे लेकर चल रहे हैं, जैसे कि सांख्य दर्शन में साफ साफ विस्तार मिलता है। अब प्रकृति के अंदर तीन गुण होते हैं, सत्गुण, रजगुण, तम गुण। हर चीज का आधार प्रकृति और पुरुष है। इन दोनों के अलावा कोई चीज, तीसरी चीज इनके बिना आ ही नहीं सकती। कैसे, मैं डिबेट में एक्सप्लेन करूंगा। अब इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब जो है उनके अंदर हम अस्तित्व किसे मान रहे हैं, हमारे लिए जो समस्त अस्तित्व है वो पोटेंशियलिटी है। अगर किसी भी चीज का कारण के अंदर पोटेंशियलिटी पहले से विद्यमान है और वो एक डिफरेंट शेप ले लेती है, अगर वो उन चीजों में प्रकृति ही है, प्रकृति डिफरेंट प्रोपोर्शन में सत्य रज तम अलग अलग प्रोपोर्शन से जाके अलग अलग चीज बना रहे हैं, तो इसका मतलब वो नई चीजें नहीं आ रही हैं, उनके आधार में वो जड़ एक ही बात है। वो क्या है, वो प्रकृति और पुरुष है, उसका प्रोपोर्शन चेंज होता जा रहा है और वो चीजें जा रही हैं। तो वर्तमान में समस्त अस्तित्व, आप एक चीज है, अगर हम आपकी बात को माने तो एक ऐसी चीज आगे बताइएगा जिसके अंदर वो प्रकृति ना हो। अब हमने कहा दर्शन व्यवहारिक है, अब इस बात को भी प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, इस बात को समझिए। दर्शन की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, साइंस ने प्रूव किया है मैटर को, मैटर से ही सब चीजें मिलकर बनी है। आप मैटर को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना नया बना सकते हैं। उन्हीं के जो डिफरेंट प्रोपोर्शन में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उन तीन के डिफरेंट प्रोपोर्शनेट से नई चीजें बनती जाती हैं। तो यहां से आती है व्यवहारिकता, मतलब जो प्रकृति है उन चीजों का पुरुष और प्रकृति आधार है। आगे समझते हैं नॉन एग्जिस्टेंट क्या है। नॉन एग्जिस्टेंट ऐसी चीज है जिसके अंदर प्रकृति पुरुष का कोई भी एलिमेंट ना हो। इन तीन पोटेंशियलिटीज जो प्रकृति के अंदर आ रही है, सत्य रज तम, इन तीनों से कुछ नई चीज इनके अलावा जिसके अंदर ये ना हो, वो नॉन एग्जिस्टेंट है। ऐसी कोई चीज बताइएगा जिसके अंदर पुरुष प्रकृति का मेल ना हो, जिसके अंदर या फिर कहें आपकी व्यवहारिकता की भाषा में एलिमेंट ना हो, उससे कोई चीज नहीं आई। अब इससे यहां पर एक समझने की आवश्यकता है, ये जो अस्तित्व है, ये सृष्टि है, इसका निर्माण कैसे हुआ। इसका निर्माण हुआ पुरुष और प्रकृति से। जो कुछ नहीं था, पूरा ब्रह्मांड के अंदर कुछ नहीं था, तो दो ही चीजें थी, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति के अंदर तीन एलिमेंट थे, पुरुष के अंदर प्रकाश था, उसे अपने आप को व्यक्त करना था, इसलिए उसे मैटर चाहिए था, और मैटर को अपने आप में कॉन्शियसनेस चाहिए थी, लाइट चाहिए थी, उसे अपनी शक्ति को व्यक्त करना था, इसलिए दोनों आते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, मैटर अपने आप में अनस्टेबल होता है, वो कैसे चला, क्योंकि उसके अंदर तीन गुण थे, तीनों गुण अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर रहे थे। उसी प्रकार मैटर जिस प्रकार से हिलता है, उसी प्रकार से प्रकृति चली और सृष्टि का निर्माण हुआ। निर्माण होते ही पहली चीज निकल गया पुरुष और प्रकृति की मेल से महत, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। दूसरी चीज आई अहम, तीसरी चीज आई मन, और इससे हुए पांच एलिमेंट, उससे आई पांच इंद्रियां, और पांच इंद्रियों से आई पांच कर्मेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियों से आई पांच तंत्राएं, पंच तंत्राओं से आई पंच महाभूत, टोटल 25 एलिमेंट। इससे बनी पृथ्वी, सबके कारण में पुरुष प्रकृति और उसके मैटर और उससे चलती गई चीजें। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हर कार्य का कारण सिद्धांत होता है, कार्य कारण सिद्धांत होता है, बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। और जब हम बोल रहे हैं समझ चीजें, तो उसके अंदर पोटेंशियलिटी पहले से मौजूद है उस कारण के अंदर। और क्यों इसका ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, बिना किसी कारण की पोटेंशियलिटी के आप पानी से दही बना के दिखा दीजिए, उसके लिए उसके अंदर वो चीजें होनी चाहिए, डिफरेंट प्रोपोर्शनेट से वो अस्तित्व में आती है। अब पक्ष पे आ जाते हैं, पक्ष की समस्या क्या है। पक्ष बोला डायनासोर था, अस्तित्व था, 73% बायोडाइवर्सिटी थी, सबका जड़ क्या था। हम तो दार्शनिक है ना, सूक्ष्म लेवल पे उनका एनालिसिस करते हैं, वो पुरुष और प्रकृति से ही बने थे, उसके अंदर कुछ नहीं था, पुरुष प्रकृति था उसका आधार। उससे वो चीजें खत्म होती हैं, प्रोपोर्शन बदलता जाता है, कालखंड आपको लगते जाता है। हर वर्तमान के अंदर ये चीजें तीन, ये चीजें हैं, प्रकृति हैं, उसकी तीन चीजें हैं, ये डिफरेंट प्रोपोर्शन में जाती हैं, चेंज होती जाती हैं और रहती हैं। आगे इन्होंने कहा भविष्य में लेके आएगा, वर्तमान जो कुछ है जो कल लेके आएगा, एक बाउंड्री है नहीं, वर्तमान के अंदर एग्जिस्टेंट है, वर्तमान समस्त एग्जिस्टेंस को समाये हुए है। जो भूत में था वो भी आज वर्तमान में है, और जो भविष्य में होगा वो भी आज वर्तमान में है। अब शुरू करते हैं इनका जो पैराडाइम, जहां से कॉन्ट्राडिक्शन शुरू होते हैं। ये बता के जाते हैं तीन सत्य होते हैं, प्रतिभाषिक सत्य, व्यवहारिक सत्य, परमार्थिक सत्य। प्रतिभाषिक सत्य और जो व्यवहारिक सत्य है ये बताते हैं उसे इल्यूजन। पहली बात, अगर आप ये कह रहे हैं वर्तमान में परमार्थिक सत्य आप नहीं जानते, तो आपको कैसे पता बाकी दो सत्य जो है इल्यूजन है, भ्रम है। इसका मतलब आप परमार्थिक सत्य को जानते हैं, और जैसे आप परमार्थिक सत्य को जानते हैं, इसका अर्थ आप एक सत्य को जानते हैं जो हर समय एग्जिस्टेंट कर रहा है। परमार्थिक सत्य का अर्थ क्या होता है, जो हमेशा एग्जिस्टेंट था, जो अल्टीमेट रियलिटी है, उससे अलग कुछ है ही नहीं। जब उससे अलग कुछ है ही नहीं, तो व्यवहारिक सत्य और प्रतिभाषिक सत्य तो उसी सत्य का पार्ट हुए ना। अब वो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो पूरी चीज में एग्जिस्ट कर रही है। आप प्रूव करके जाइएगा
कि अगर आप नहीं जानते, आप अगर परमार्थिक सत्य को नहीं जानते, यानी ब्रह्म को नहीं जानते आपके अद्वैत वेदांत के अंदर, तो फिर वो चीजें आ कहां से रही हैं? आपने कैसे जान लिया? प्रूव कीजिएगा कि ब्रह्म को उसके चीजों के ऊपर। व्यवहारिकता की बात की ना आपने कि हम व्यवहारिकता के दो पैराडाइम लेके चल रहे हैं, तो दर्शन को व्यवहारिकता में ले आइएगा। अब इन्होंने कहा जो परमार्थिक सत्य है वर्तमान में व्यवहारिक चीजें हैं, सपना, जागृत अवस्था, अर्थ, इन्होंने बताया सुक्त, अतिसुक्त और जागृत। तो आप जागृत हो गए सुक्त चीजों पे जाके और अतिसुक्त चीजों पे जाके, तो वो चीजें तो इल्यूजन थी ना। इल्यूजन अपने आप में क्या होता है? जो नॉन एग्जिस्टेंट होता है। केवल आपकी जो चेतना है उसने एक भ्रम पैदा किया। जैसे मैंने अंधेरे में रस्सी में सांप देखा, तो रस्सी थी ना, सांप मेरा भ्रम था, तो वो एग्जिस्टेंस कैसे हो गया? एग्जिस्टेंस होने के लिए तो आपकी परिभाषा थी, कभी एक बार हुआ वो, कहा क्या वो रस्सी सांप बनी थी, फिर से वो बन गई, ये आप बता के जाइएगा। और अगर बनी थी तो कैसे बन गई, ये भी बताना यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात को समझने के लिए। अब इन्होंने कहा सत्य कालों से परे नहीं होता, सत्य कालों से परे नहीं होता, परमार्थिक सत्य होता है। ठीक है, अगर परमार्थिक सत्य को भी आप मान रहे हैं तो हमारा एक केस प्रेजेंट हो रहा है कि परमार्थिक सत्य हर काल में है। अगर आप इल्यूजन में है तो आप है ना, सत्य तो वैसे का वैसा ही है। आपका केस का परमार्थिक सत्य ब्रह्म तो एग्जिस्ट कर रहा है, आप उन सब चीजों में उलझे हुए हैं। तो यहां पर भी हमारा केस प्रेजेंट हो रहा है कि वरीयता किस लिए देंगे। अब इन्होंने कहा मनुष्य जीवन को बेहतर के लिए हमारा गोल है मोक्ष प्राप्त करना। भाई आपका गोल मोक्ष प्राप्त कब होगा? जब आप इस बात को समझेंगे कि ये सब चीजें पुरुष और प्रकृति का खेल चल रही है। इन चीजों को जब आप अलग करना जाएंगे और एक योग मार्ग के जरिए जब आप मोक्ष प्राप्त करेंगे, तो उस चीजों में कब होगा? जब आप पुरुष और प्रकृति की सत्ता को मान के ये जो 25 एलिमेंट है इनको खोलते जाएंगे और ये जब अलग हो जाएंगे तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और ये हमारा रास्ता है जो कि व्यवहारिक है, दार्शनिक है और जिस चीजों के अंदर स्टिक बैठता है। 2 1 सभी को मेरा नमस्कार। दिए गए विषय के पक्ष में विषय है हमारा दार्शनिकों का सदन, कथन क के ऊपर कथन ख को वरीयता देगा। महोदय हमारे प्रतिपक्ष के वक्ता आते हैं और वो पूरा अपना जो वक्तव्य है वो सांख्य दर्शन पर लेके जाते हैं। महोदय वो कहते हैं कि हर चीज सेम, मतलब 3 चीज रज तम और क्या कहते हैं, सतज और रज और तम से बनी हुई है। अगर महोदय हर चीज एक ही चीज से बनी हुई है तो सभी जितनी भी चीजें बनती है वो समान क्यों नहीं होती? अगर आप नीम का पेड़ लगा रहे हैं तो आपको उसे आम की ही प्राप्ति क्यों नहीं होगी? अगर हर चीज का बनने का माध्यम एक आप मान रहे हैं, आप सब चीज के अस्तित्व को एक ही मान रहे हैं, तो चीजों में डिफरेंशिएशन क्यों होता है? वो बता के जाए मेरा प्रतिपक्ष। उसके बाद महोदय मेरा प्रतिपक्ष इसी चीज को आगे बढ़ाता है। महोदय देखिए, हम अपना तर्क इस आधार पर देने के जाते हैं कि हम अद्वैत वेदांत के ऊपर बात करते हैं कि किस प्रकार से, कि हम नॉन एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं। किस प्रकार से बात करते हैं महोदय? जब हम ये कह के जा रहे हैं कि वर्तमान जो है, वर्तमान समस्त अस्तित्व को समेटे हुए नहीं है, वर्तमान एक परिसीमा मात्र है। मतलब जो नॉन एग्जिस्टेंस, जिस भ्रम की हम बात करके जा रहे हैं, उस भ्रम और जो सत्य हम बात कर, जो परमार्थिक सत्य की बात कर रहे हैं हम, वो जो सत्य की बात कर रहे हैं, उसके बीच की एक सीमा मात्र है। मतलब जो वर्तमान है उसको, जो चीजें चल रही है, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को देख रहा है, इस बॉटल को देख रहा है, तो वो अगर इसको सत्य मानना है तो वो सत्य नहीं है, ये नॉन एग्जिस्टेंस या भ्रम है महोदय हमारे लिए। जब हमारा जो मेन गोल है वो क्या है कि हम सत्य को जानने की बात कर रहे हैं। सत्य को जानने की बात करते हैं तो वर्तमान अभी नहीं है। अब सत्य को जानने की बात करेंगे तो महोदय अब आगे बढ़ेंगे, जब हम ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे महोदय तब ये बात करते हैं कि ठीक उसके बाद महोदय बात करते हैं कि जो सारी चीजें हैं वो प्रकृति और पुरुष से ही बनी हुई है। महोदय अगर प्रकृति और पुरुष से ही बनी हुई है तो जो समाज में बहुत सारी चीजें विद्यमान है उसमें डिफरेंशिएशन की बात कर जाते हैं। उसके बाद महोदय जो हमारा भार है कि हम बात इस चीज पे करेंगे कि महोदय वर्तमान समय में, जब वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, तो वर्तमान कैसे इल्यूजन, जिस हम इल्यूजन की बात करें, जो नॉन एग्जिस्टेंस है हमारे लिए, जो नॉन एग्जिस्टेंट, और जब सत्य की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, जब सत्य की प्राप्ति तब होगी महोदय जब हम सत्य को जानेंगे। और सत्य को जानेंगे तो यहाँ पे क्या होगा महोदय? ब्रह्म को जान लेंगे महोदय। अब ब्रह्म को जान लेंगे तो महोदय दार्शनिक, हम क्या किस चीज की बात कर रहे हैं महोदय यहाँ पे? ठीक है, और हम दार्शनिक तो हम किस चीज की बात करें? मतलब मोक्ष की प्राप्ति की बात करें। और मोक्ष की प्राप्ति महोदय किस प्रकार से होगी? मोक्ष की प्राप्ति हमारे लिए इस प्रकार से होगी जब हम माध्यमों का इस्तेमाल करते जाएंगे। जब हम जब तीन अवस्थाओं की हम महोदय बात करके जाते हैं, अतिशोक्ति, शोक्ति और जागृति की, तो उसमें हम बताते हैं कि किस प्रकार से जब जागृति की अवस्था में जाएंगे हम, तब हमें जो सत्य है, जो वर्तमान पूर्ण अस्तित्व को नहीं समेटे हुए, किस प्रकार से नहीं समेटे, देखिए महोदय ये बात करके जाते हैं कि जो दर्शन है व्यवहारिक, तो महोदय हम व्यवहारिकता के आधार पर भी बता के जाते हैं कि वर्तमान में जो चीजें, जो हमारे लिए एग्जिस्टेंस हुआ है, जो चीजें अवेलेबल है हमारी सोसाइटी में, जिस चीज को हम देखते हैं, तो एग्जिस्टेंस जो चीज को हम देख रहे हैं महोदय, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो चीजें नहीं है आज, जो हमारा वर्तमान है, वर्तमान
जो चीजें अभी की चल रही करंटली कॉन्टेक्स्ट में उस चीजों को समाहित किए हुए, लेकिन जो चीजें भविष्य में आने वाली है, जो चीजें भविष्य में आएंगी, उन सभी चीजों का वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है। वर्तमान में अगर कोई अस्तित्व नहीं है महोदय यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि हम ये कहेंगे कि वर्तमान समस्त अस्तित्वों को अपने अंदर समाहित नहीं किए हुए महोदय। ठीक है महोदय। उसके बाद महोदय, ठीक है, समस्त अस्तित्वों को अपने अंदर समाहित नहीं किए हुए महोदय। ठीक है महोदय। और फिर ये बात करके जाते, ये हमसे पूछते हैं कि जो परमार्थिक सत्य को आप नहीं जानते, वो अब हमें बता के जाए कि परमार्थिक सत्य को आप कैसे जानेंगे। महोदय परमार्थिक सत्य को जानने का हमारा एक मेन मोटिव ये होगा कि हम वर्तमान को ऐसा ना माने कि पूर्ण सत्य उसमें विद्यमान है, मतलब सारी अस्तित्व जो है उसमें एग्जिस्ट कर रही है। जब सारी अस्तित्व उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम अस्तित्व को किस प्रकार से जानेंगे? अस्तित्व को हम इस प्रकार से जानेंगे जब हम भ्रम की, मतलब जब भ्रम को समाप्त करने की बात करें, जब भ्रम समाप्त होगा तब जाके हमें किस चीज की प्राप्ति होगी? सत्य की प्राप्ति होगी। सत्य की प्राप्ति होगी तो महोदय क्या होगा कि हमें वहां पे भ्रम की प्राप्ति हो जाएगी, जो परमार्थिक सत्य को हम जानने की बात यहाँ पे महोदय कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद महोदय ये बात करके जाते हैं कि कार्य कारण सिद्धांत होता है, मतलब कोई भी कार्य हो रहा है उसका कारण। देखिए महोदय, अब कार्य कारण सिद्धांत की जब बात कर रहे हैं हम, तब वर्तमान समय में कोई कार्य हो रहा है तब हम उसके एग्जिस्टेंस की बात करें। आप कह रहे हैं कि जो जब वर्तमान समय में जो किसी चीज की बात कर रहे हैं, तब हम ये कह रहे हैं कि कोई चीज अभी है, जो मतलब कोई भी चीज प्रकृति में बन रही है तो उसका एग्जिस्टेंस वहां पे सुनिश्चित हो गया। लेकिन महोदय जब हम परमार्थिक सत्य की बात कर रहे हैं तो वहां पे कार्य कारण के आधार पर आप उस चीज को कैसे समझा के जाते हैं वो बताते नहीं आप। ठीक है। परमार्थिक सत्य को हम जब भी जानेंगे तब जब हम ये चीज मानेंगे कि वर्तमान में ही सारी अस्तित्व का विद्यमान नहीं है, बल्कि वर्तमान एक परिसीमा मात्र है। मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, वहां पे जो वर्तमान है एक मतलब माया के रूप में काम कर रहा है, एक परिसीमा के रूप में काम कर रहा है, जो हमें इस चीज को नहीं जानने दे रहा है कि पूर्ण अस्तित्व क्या है, मतलब पूर्ण एग्जिस्टेंस क्या है, उस चीज को हमें जानने यहाँ पे नहीं दे जा रहा महोदय। ठीक है। उसके बाद महोदय हमारा भार और इस चीज पे आधारित होता है कि, ठीक है महोदय, हमारा भार इस चीज पे आधारित होता है कि जब, ठीक है, जब हम सत्य की बात करते हैं महोदय, कि जब सत्य की हमें प्राप्ति होगी, जब सत्य की, हाँ ठीक है, जो अब सत्य की बात हम करते हैं तो वर्तमान में ये क्या कह रहे हैं कि जो सत्य है वो जो वर्तमान में उपस्थित है वही पूर्ण सत्य। लेकिन हम क्या कह के जाते हैं महोदय कि नहीं, सत्य कालों से परे हुए, मतलब अर्थात सत्य को आप एक काल सीमा में मतलब एक काल सीमा में एक छोटे से आयाम में समाहित नहीं कर सकते, बल्कि सत्य उससे परे हुए। मतलब अगर वर्तमान में आप सत्य को बयानने की बात कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि आप पूर्ण सत्य को नहीं जान पा रहे। पूर्ण सत्य को नहीं जान पा रहे तो क्या हो रहा है महोदय, सत्य के अंदर हम जो बात कही जाते हैं वर्तमान समाहित है, ना कि वर्तमान के अंदर सत्य समाहित है। इसीलिए जो पूर्ण एग्जिस्टेंस की बात करके जा रहे हैं वो पूर्ण एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब पूर्ण एग्जिस्टेंस इस स्थिति में होगा महोदय जब हम इस भ्रम की प्रक्रिया को समाप्त करेंगे, जो हम 3 स्थिति में आ गया था, अतिशोक्ति, शोक्ति। जब अतिशोक्ति और शोक्ति की स्थिति को समाप्त करते हुए भ्रम और इन सभी की स्थिति को समाप्त करते हुए जाएंगे, तब हम पूर्ण एग्जिस्टेंस की जो बात कर रहे हैं, वो पूर्ण एग्जिस्टेंस जो है, जो अभी नॉन एग्जिस्टेंस को हम सत्य मान रहे हैं, क्योंकि इनके पैराडाइम में उसी को सत्य मान रहे हैं कि जो अस्तित्व में है उसी को सत्य मान रहे हैं। जो हम जो मेन एग्जिस्ट करता है उसको हम इस स्थिति में जा पाएंगे जब हम इन काल चक्रों को समाप्त कर पाएंगे। काल चक्रों को समाप्त करके हम जागृति की स्थिति में जा पाएंगे। जागृति की स्थिति में जा पाएंगे तो क्या होगा महोदय, यहाँ पे हमें सत्य की प्राप्ति होगी। महोदय फिर आते हैं कि हमारा जो मेन गोल है कि हम मोक्ष की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। अब मोक्ष की प्राप्ति हमें किस प्रकार से होगी? मोक्ष की प्राप्ति महोदय हम इस प्रकार से होगी जब हम जो सामाजिक माया है, सामाजिक भ्रम है, उसको समाप्त करेंगे। सामाजिक भ्रम को किस प्रकार से समाप्त करेंगे? जो वर्तमान में, मतलब ऐसी परिकल्पना बना दी गई है समाज में कि जो वर्तमान है वही पूर्ण सत्य है। पूर्ण सत्य है, जो वर्तमान को पूर्ण सत्य जब मानने की बात करते हैं तो इसमें एक परिकल्पना बन गई है कि यही पूर्ण सत्य है। जब उन सभी चीजों को समाप्त करते हुए हम जागृति की स्थिति में जाएंगे, और जागृति की स्थिति में जाके जब हम सत्य को जानेंगे, जो मतलब पूर्ण एग्जिस्टेंस की जब जानने की बात करते हैं, क्योंकि वर्तमान एक परिसीमा के रूप में यहाँ पे कार्य, जब वर्तमान की परिसीमा को हम समाप्त करेंगे, मतलब उस बाउंड्री को हम नेग्लेक्ट करेंगे, जब बाउंड्री को नेग्लेक्ट करके हम जब उस सत्य की तरफ जाएंगे, जब वो अस्तित्व को जानेंगे, तब हमें यहाँ पे क्या होगी कि महोदय मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी महोदय। ठीक है। उसके बाद महोदय, ठीक है, उसके बाद महोदय ये फिर कहते हैं कि जो, ठीक है, पुरुष और प्रकृति के बारे में बात करते हैं कि जो मैटर क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, कहते हैं कि, ठीक, वो फिर कहते हैं कि पुरुष में चेतना। देखिए महोदय, यहाँ पे पुरुष में अगर चेतना है, जब चेतना की अगर बात कर रहे हैं तो फिर हम अद्वैत पे जा रहे हैं। चेतना की जब बात आप कर भी रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चेतना से आप क्या सत्य को जान पा रहे हैं? क्या जो आप ये उदाहरण देके जाते हैं कि जो ये बात करके जाते हैं सभी चीजें सेम चीजें से बने हुए, सांख्य दर्शन के उदाहरण देके जाते हैं कि सारी चीजें एक चीजों से ही बनी हुई है, तो यहाँ पे उस चेतना से उस परिकल्पना की भी पुष्टि नहीं होगी। जब उस परिकल्पना की पुष्टि इसी स्थिति में होगी जब आप वर्तमान को ये नहीं माने कि पूर्ण सत्य उसमें विद्यमान है। हम ये मानेंगे कि वर्तमान में कुछ चीजें एग्जिस्ट कर, मतलब वर्तमान जो है वो चीजों को अपने अंदर समाहित किए हुए, लेकिन पूर्ण सत्य की जो बात कर रहे हैं, जब हम पूर्ण एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो उसी स्थिति में प्राप्त होगी जब हम वर्तमान की परिकल्पना में भ्रम को समाप्ति करते हुए, और जब हम भ्रम की प्राप्ति कर लेंगे, मतलब सत्य को जान लेंगे, उस स्थिति में जाके हम जान पाएंगे कि उस स्थिति में जाके हम जो पूर्ण अस्तित्व है हम उसके बारे में जान पाएंगे। धन्यवाद। 3, 2,
एक। महोदय जी, इनका सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि आपका आधार क्या है कि आप इतनी सारी चीजें बताते हैं। महोदय, हमारा सबसे बड़ा आधार है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कि हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, हमारे पास प्रूफ आया कि दुनिया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसी चीजों से बनी है, जिनको हम किस प्रकार समझाते हैं महोदय, कि हमने बताया सृष्टि की रचना शुरू ही कैसे हुई। सृष्टि की रचना शुरू हुई जब पुरुष प्रकृति मतलब कॉन्शियसनेस और मैटर, जहां पे मैटर के पास अपनी सत, रज और तम के जो गुण है उनका एक प्रोपोजिशन है जो चल रहा है, मतलब उनका रेशियो है। ये जो इनका एक और सवाल आता है कि फिर चीजें अगर एक ही हैं तो क्यों नीम का पेड़ अलग है और आम का पेड़ अलग है, ऐसे इनका सवाल रहता है। तो वो इसलिए अलग है क्योंकि उनका जो रेशियो है वो बदल बदल के समाज में व्याप्त हो रहा है। मतलब जो एक कथन होता है कि एनर्जी जो है वो खत्म नहीं की जा सकती, आप डिनाई नहीं कर सकते एनर्जी को, पर एनर्जी अपना फॉर्म बदल सकती है। ये वो वाली बात आती है कि आपके पास एक प्रोपोजिशन सेट है कि हाँ हमारे पास ये मैटर है, हम सत, रज, तम जैसी चीजों का पालन कर रहे हैं, हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को वरीयता दे रहे हैं। तो मतलब वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन साथ में एनर्जी को लेकर के अपना प्रोपोजिशन बदल रहे हैं, वो अपना रेशियो बदल रहे हैं। इसी प्रकार से वो अपना आकार और निराकार में अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं महोदय। फिर अब इसमें सबसे बड़ा रोल कहां पे आता है? सबसे बड़ा रोल यहाँ पे कॉस्मिक इंटेलिजेंस का आता है। जो हम की बात कर रहे हैं या महक जैसी चीज है, वो कर क्या रही है महोदय? वो आपको रीजनेबिलिटी दे रही है कि हाँ ये जो चीज है, जो वर्तमान में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, ये किस चीज का कारण है। तो वो कारण जनरेशन भी हम उसी चीज को देख के ऑब्जर्व करके तभी कारण भी पता कर पा रहे हैं। अगर वो वर्तमान में समस्त नहीं होता तो हमारा कारण जनरेशन वाली जो एबिलिटी है वो भी कभी वर्तमान में नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि वो कारण जनरेशन ही मुख्य महोदय। अब एक और बात करते हैं महोदय, ये अपने तरीके से एक बात करते हैं कि हम पारमार्थिक सत्य का पालन कर रहे हैं। अब देखिए, समझने वाली बात है कि इनके पैराडाइम में पूरा भ्रम है, वर्तमान एक भ्रम है। तो वर्तमान भ्रम है तो आप उसमें तलाश क्यों कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन। अगर वर्तमान भ्रम है तो आप तलाश कर ही क्यों रहे हैं? उसको डिनाई करिए पूरा कि हाँ वर्तमान भ्रम है, हम मानेंगे नहीं वर्तमान में, हम भूतकाल और भविष्यकाल में खाली मानेंगे। दूसरी बात इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये महोदय कि ये कहते हैं उपस्थिति अगर किसी चीज की है तो सत्य नहीं है। तो अगर उपस्थिति सत्य नहीं है तो किससे आप सत्य को साबित कर रहे हैं? आपके सत्य के पैमाने क्या है? क्योंकि हमारे लिए तो हमारे सत्य के पैमाने वही है कि आपके पास ज्ञान इंद्रियां, आपके पास पंच इंद्रियां, जिन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उनके मूल तक जा रहे हैं, आप उसकी जड़ को समझ रहे हैं और तब आप चीजों का आकलन व्याकलन करके और उनको रख रहे हैं अपने सामने। लेकिन इनका क्या है ये समझ में नहीं आता है महोदय। और हाँ, इनकी एक और बात है महोदय कि ये कहते हैं कि हम मोक्ष प्राप्ति की तरफ जा रहे हैं। आप माया को संसार वर्तमान में बोल रहे हैं माया है, आप माया में मोक्ष प्राप्ति कर रहे हैं। ये आप कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि आप माया में मोक्ष कैसे प्राप्त कर रहे हैं? आपको माया को तो डिनाई करना पड़ेगा। फिर एक और बात महोदय, ये एक और बात करके जाते हैं कि बाउंड्री जो है वो निग्लेक्ट करेगा मोक्ष। अब बाउंड्री जो है वो मोक्ष को निग्लेक्ट करेगा तो आप वर्तमान जैसी चीज को बाउंड्री मान क्यों रहे हैं? मतलब आपको तो बाउंड्री मानना ही नहीं चाहिए क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल तो मोक्ष है। तो आप बाउंड्री क्यों मान रहे हैं? आप मोक्ष प्राप्त की कर रहे हैं तो बाउंड्री को तोड़िए, आप मोक्ष प्राप्त करिए। आप जाइए भूतकाल में, आप जाइए भविष्यकाल में, आप सीधा मोक्ष को प्राप्त करिए। फिर महोदय जो हमारी मेन बात है वो बात कहां पे आती है महोदय कि देखिए जो संसार है, उस संसार में जो मुख्य कॉन्सेप्ट है, वो मुख्य कॉन्सेप्ट दो चीजों पे डिपेंडेंट है। वो डिपेंडेंट किन चीजों पे? एक पुरुष पे, एक प्रकृति पे महोदय। अब देखिए यहाँ पे इनके पैराडाइम में क्या हो रहा है, अगर आप वर्तमान में वो चीजें नहीं मान रहे हो, वर्तमान को एक बस बाउंड्री मान करके चले तो इससे एक फॉल्स कॉन्शियसनेस का जनरेशन हो रहा है। मतलब ये जो बाउंड्री जनरेशन, इससे फॉल्स कॉन्शियसनेस का जनरेशन हो रहा है और इससे अल्टीमेटली समाज जा कहा रहा है। आप वर्तमान को अगर नहीं मान रहे तो फिर है क्या, एग्जिस्ट क्या कर रहा है? वो एग्जिस्टेंस की पृष्ठभूमि क्या है? वो एग्जिस्टेंस की पृष्ठभूमि पर सवाल खड़ा करके मैं जा रहा हूं, क्योंकि ये कहीं भी अपने इनके पैराडाइम में इस बात का उत्तर नहीं आता है कि अगर हम वर्तमान को सब कुछ नहीं मानेंगे तो हमारे लिए पृष्ठभूमि क्या होगी वर्तमान को या उपस्थिति को मानने की महोदय। फिर एक और बात है महोदय, ये कहते हैं कि जो कार्य कारण वाला सिद्धांत है हम उससे अलग है। अब महोदय देखिए, समझने वाली बात यह है कि कार्य कारण सिद्धांत आज के समय में मतलब वर्तमान के लिए जरूरी क्यों है इतना? देखिए, कार्य कारण सिद्धांत जरूरी इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने अपने स्पीच के स्टार्टिंग में कहा कि जब हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया तो कार्य कारण की वजह से ही किया। वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने बताया क्या कि किसी भी रूप में जो प्रकृति है उसमें देखिए एक पोटेंशियलिटी है, एक पोटेंशियल चीज है कि हाँ हमें इसकी पोटेंशियलिटी को मानना है, ये पोटेंशियलिटी सही है। तो पोटेंशियल की कैलकुलेशन हम कैसे कर पा रहे हैं? वो कैलकुलेशन भी इसी चीज पर बेसिस है महोदय। और देखिए, अगर हम किसी चीज का देखिए उपादान कारण बिना किसी अस्तित्व नहीं हो सकता। हाँ देखिए, इसका एक और अर्थ है कि किसी चीज को अस्तित्व में आने के लिए उसका कारण होना भी आवश्यक है। मतलब आप एक तरफ कह रहे हैं कि हाँ चीजें अलग हैं, जैसे हमने कहा कि अगर ऐसा ही है तो पानी से आप दही कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए उसका एक कारण तो हमारे पास है ना। मतलब अगर कोई भी चीज प्रूफ करे तो हमारे पास कारण है कि हाँ भाई फॉर्म अलग हो सकता है किसी एनर्जी का क्योंकि उसका जो है रेशियो अलग है। लेकिन आपके पैराडाइम में अगर मैं ये चीज कहूं कि ये चीज ऐसी है या ये बॉटल पानी की है तो इसका कारण क्या है? मेरे पास कारण कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि मैं इसको माया भी एक तरफ समझ रहा हूं कि ये तो इल्यूजन भी है। दूसरी बात, मैं इसका निर्धारण कहां से कर रहा हूं? मैं अपने ऑब्जर्वेशन सेंसेस से कर रहा हूं। तो मैं ऑब्जर्वेशन सेंसेस मतलब अपने सेंसेटरी ऑर्गन्स पे भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं उनकी भी अथॉरिटी क्वेश्चन कर रहा हूं, स्वयं की अथॉरिटी को भी क्वेश्चन कर रहा हूं कि भाई ये कैसे है, ये क्यों है? इसको भी मैं समझने में निरर्थक हूं महोदय। फिर
एक और बात आती है महोदय कि देखिए, जैसे कि मेरे प्रथम वक्ता वो एक बात करके जाते हैं कि हम व्यवहारिकता की बात जो ये करके जा रहे हैं अपनी पूरी डिबेट में, कि हम व्यवहारिकता से इस चीजों को जानेंगे। अब एक समझने वाली बात यह है कि आप एक तरफ व्यवहारिकता को लेकर चल रहे हैं कि हाँ व्यवहारिकता से हम मानेंगे चीजों को, दूसरी तरफ आप समाज की जो जड़ है कि ये वस्तु किस चीजों से बनी है, आप समाज जो पूरा विश्व है वो किन चीजों पे चल रहा है, क्या डुअलिटी है, आप कहते हैं हम अद्वैत के सिद्धांत को मानेंगे, मतलब आप ब्रह्म की तलाश में हैं, आप ब्रह्म की तलाश में और आप संसार को भ्रम मान रहे हैं। ये भी एक खुद में सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि आप भ्रम तो कह रहे हैं संसार को और आप ब्रह्म की तलाश भी कर रहे हैं। वो तलाश आप कर ही क्यों रहे हैं भाई? आप भ्रम जब संसार को मान लिए तो भ्रम की तलाश आपके अंदर आए क्यों रही है? आप मत करिए तलाश, आप कहिए संसार माया है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं खुश हूं, आप तलाश की तरफ जाए क्यों रहे? आपका इनिशियल स्टेप ही क्यों ऐसा हो रहा है महोदय? इस बात का आपसे उत्तर नहीं आता है महोदय। अब देखिए, ये एक और बात करना चाहते हैं कि इनके हिसाब से जो मोक्ष है वो 3 चक्र के ऊपर जाने से है और मोक्ष प्राप्ति होगी, मोक्ष प्राप्ति पारमार्थिक जो काल है, पारमार्थिक जो इनका पैराडाइम है उससे पारमार्थिक सत्य की वजह से होगी और सत्य ही वो बाउंड्री है। समझने वाली बात ये महोदय कि हमारे लिए सत्य कहां पर आता है? हमारे लिए सत्य वही है जो वर्तमान अपने अंदर छुपाया हुआ है, वर्तमान में जो चीजें सम्मिलित है महोदय। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि प्रेजेंट में भाग लो तो केवल ब्रह्म सत्य है, वही लोग काल में है। देखिए, बात यह है कि प्रेजेंट में जो ब्रह्म है उसके लिए इवन इफ आपके पैराडाइम में मैं मान भी लेता हूं कि हाँ पारमार्थिक सत्य से हम चीजें प्राप्त कर भी रहे हैं, तो मतलब वहां सत्य तो एग्जिस्टेंस है ना, मतलब सत्य तो एग्जिस्ट कर ही रहा है आप में भी। अगर आप पारमार्थिक सत्य से मान मिला कि आप अपनी चीज प्रूफ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतलब वर्तमान में वो सत्य तो एग्जिस्ट कर ही रहा है ना। आप ये बात तो नहीं मान रहे हैं कि हाँ सत्य नहीं है वर्तमान में। आपकी पूरी चीज अगर पारमार्थिक सत्य से आप अपने जो ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है, जो मोक्ष, आप उसको अचीव कर भी रहे हैं, इसका मतलब है आप मोक्ष को अचीव कहां कर रहे हैं? आप वर्तमान के ही परिप्रेक्ष्य में मोक्ष को अचीव कर रहे हैं ना। तो मतलब वहां पे एक सत्य तो है, खुद में वो सम्मिलित तो कर रहा है ना हर चीज को, जिससे आप पूरे तरीके से डिफाइन किए जा रहे हैं महोदय। फिर एक और महोदय, इनका एक सबसे बड़ा पैराडॉक्स इनकी डिबेट में एक और आता है महोदय कि ये कहते हैं कि हमारा गोल जो है मोक्ष है और उससे हमें सेटिस्फैक्शन है और समस्त सत्य है। फिर एक पैराडॉक्स, ये कहते हैं हमारा गोल है सेटिस्फैक्शन। आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं तो आप तलाश कर क्यों रहे हैं? आप सर्च में क्यों है महोदय? आप सेटिस्फाई जब हैं पहले से तो आप क्यों ही कर रहे हैं तलाश महोदय? फिर इनका एक और बात रहती है महोदय कि हाँ, ये कहते हैं कि मोक्ष का जो मेन कारण है वो है माया को खत्म करना। मतलब हम माया को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हम एक ऐसी चीज में महोदय, आप माया को खत्म करना चाह रहे हैं तो आप एक ऐसी जड़ चेतन वाली वस्तु को कैसे निग्लेक्ट कर सकते हैं समाज में जिससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है महोदय? जैसा कि हमने जो बताया, यहाँ पे हो क्या रहा है वहां पे महोदय कि जो भी संसार में एलिमेंट्स है वो हर एलिमेंट हो सकता है, वो यहाँ पे रेक्यूटेबल हो सकती है, वो किसी आदमी की चेतना हो सकती है, वो सारी चीजें दो मुख्य चीजें बनी है। वो क्या है? वो पुरुष है और एक प्रकृति है। वो पुरुष प्रकृति कर क्या रही है? वो सत रज तम जैसी चीजों का निर्माण कर रही है, उसमें सम्मिलित है। और ये सब मिलकर के, पंच इंद्रियां मिलकर के, ज्ञान इंद्रियां मिलकर के एक जो व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, उस व्यवस्था से ही हमारी चीजों को रीजन कर पा रहे हैं कि हाँ अगर ये चीज एग्जिस्ट कर रही है तो क्यों कर रही है। धन्यवाद।